कभी एक बालक था जो अन्याय से भागकर वन में भटकता रहा। और अब वही बालक ज्ञान, धैर्य और प्रतिशोध की अग्नि लेकर इतिहास के द्वार पर खड़ा है। तक्षशिला की विद्या, गांधार की भव्यता और मगध की राजनीति सब अब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज की इस कथा में आप देखेंगे उस यात्रा को जहां चाणक्य अब केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाला पुरुष बन चुका है। आइए आचार्य चाणक्य की जीवनी भाग 5 की ओर चलते हैं। गांधार में प्रवेश चलते चलते चाणक्य ने गांधार प्रांत में प्रवेश पा ही लिया। वहां पहुंचते ही उसका चेहरा खिल उठा। बहुत चर्चा सुनी थी उसने गांधार की, वहां की सभ्यता तथा भव्यता की, पुरातनता तथा विशाल भवनों की। सचमुच वहां के नागरिक तथा भवन अलग ही प्रतीत हो रहे थे। वहां सचमुच सभ्यता व भव्यता दिखाई दे रही थी। उसने गांधार के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। थके हारे विष्णुदत्त ने एक धर्मशाला में प्रवेश किया। वहां उसने पहले स्नान करके अपने तन की थकान मिटाई, फिर पूजा पाठ करके आत्मा की भूख मिटाई, फिर अंत में भोजन करके जठराग्नि को शांत किया। रात्रि को विश्राम करके वह प्रभात बेला में उठ बैठा। उसने तक्षशिला का पता पूछा, अपना सामान कंधे पर लादा तथा वहां से अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। उस समय उसके हर्ष का कोई पारावार न था। वह उस स्थान के निकट पहुंच चुका था जहां देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जहां राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास व ज्ञान विज्ञानम की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। नंदवंश का विस्तार यूं हुआ। कुछ समय पश्चात महारानी सुनंदा ने किसी संतान के स्थान पर एक मांस पिंड को जन्म दिया। महाराज के आदेश पर राक्षस को बुलाया गया तथा वह मांस पिंड दिखाया गया। राक्षस ने ध्यानपूर्वक मांस पिंड को देखा, फिर अपनी तलवार से 9 टुकड़े कर दिए। प्रत्येक टुकड़े को उसने अलग अलग जल से भरे जारों में रखवा दिया। कुछ ही समय पश्चात उन मांस पिंडों ने आकार धारण कर लिया। तब राक्षस ने उन्हें दूसरे उचित स्थान पर रखवा दिया। समय पाकर वे 9 बालक बन गए। बधाई हो महाराज। एक दिन राक्षस महाराज से बोला, अब आप स्वस्थ 9 पुत्रों के पिता बन चुके हैं। सबसे अधिक बधाई तुम्हें हो राक्षस, महाराज प्रसन्नतापूर्वक बोले। यदि तुम अपनी विद्या द्वारा उस मांस पिंड का उचित उपचार न करते तो हम इन 9 पुत्रों के पिता नहीं बन सकते थे। हमें तुम पर गर्व है राक्षस। तुम मेरे लिए इस संसार की सबसे अमूल्य निधि हो। अब सुनो, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार और सुनाता हूं। सुनाइए महाराज। रानी मूरा भी इस समय गर्भवती है। मूरा का नाम सुनकर राक्षस के मन में कड़वाहट सी भर गई। फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो महाराज। आपके वंश का यूं तेजी से विस्तार होता देख मैं बहुत खुश हूं। हम जानते हैं, महाराज बोले, तुम्हें हमसे भी अधिक प्रसन्नता हुई होगी। अब हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रार्थना नहीं महाराज, आज्ञा दीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। किसका जीवन कितना लंबा है राक्षस, यह कोई नहीं जानता। महाराज गंभीर होकर बोले, मृत्यु कभी भी किसी को अपना शिकार बना सकती है। हम चाहते हैं यदि हमें मृत्यु अपना ग्रास बना ले तो तुम हमारे वंश की रक्षा करो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? ईश्वर मेरी आयु भी आपको दे दे। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु सच्चाई तो सच्चाई ही होती है राक्षस। यदि तुम हमें यह वचन दे सको तो हम निश्चिंत हो सकेंगे। राक्षस का तो जन्म ही नंद वंश की सेवा के लिए हुआ है। फिर भी यदि मेरे वचन देने से आप निश्चिंत होते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस शेष रहेगी, नंद वंश की रक्षा व सेवा करता रहूंगा। शाबाश राक्षस, महाराज निश्चिंत भाव से बोले, अब हमें कोई चिंता नहीं। मूरा ने पुत्र को जन्म दिया उचित समय पर। रानी मूरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब पूरे मगध को दुल्हन की तरह सजाया गया तथा खुशियां मनाई गईं।
महल में तरह तरह के आयोजन किए गए। महाराज की प्रसन्नता के लिए राक्षस ने हर प्रकार के प्रबंध किए। इसके बाद सुनंदा के मांस पिंड से उत्पन्न 9 पुत्रों को नंद कहा जाने लगा तथा मूरा द्वारा उत्पन्न पुत्र को मौर्य। चाणक्य ने अपना वचन पूरा किया। समय तेजी से बीतता रहा। कई बसंत आए, कई पतझड़ गए। चाणक्य पूरी निष्ठा व लग्न से अपने अध्याय में जुटे रहे। कुछ समय में ही उन्होंने अपने आचार्यों व सहपाठियों की दृष्टि में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। यद्यपि आचार्य पुंडरीकाक्ष चाणक्य से कोई सेवा नहीं चाहते थे, परंतु चाणक्य उनकी फिर भी मन लगाकर सेवा किया करते थे। उन्होंने उपनिषद, व्याकरण, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष व रसायन शास्त्र इत्यादि में पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया। वे बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने लगे और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने लगे। पाटलिपुत्र में चाणक्य के कदम जिस समय चाणक्य ने मगध की भूमि पर अपना कदम रखा, उस समय सूर्योदय होने को था। पूरी पृथ्वी प्रकाश से भर चुकी थी। पहले तो मन किया कि जाकर अपने बचपन की मित्र सुवासिनी को तलाश करे। इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। उसके पीछे वर्षों का संयम, ज्ञान और मौन तैयारी होती है। आज की कथा यहीं विराम लेती है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये उस संघर्ष की शुरुआत है जो मगध की नींव हिला देने वाला है। यदि ये कहानी आपको सोचने पर विवश करे, यदि शब्दों के पीछे छिपा संकल्प आपको छू जाए, तो इसे अपने हृदय में सहेज कर रखिए। अगले भाग में निर्णय और परिणाम और भी निकट होंगे। तब तक धैर्य रखिए और इतिहास के इस प्रवाह से जुड़े रहिए।